In this theory, according to this theory, the basic strength of anions is compared with the acidic strength after adding proton. After adding proton. The proton in to the anion. तो अपन ने लिखा था कि भाई देखो एसिड जो एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड होता है, एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड is called conjugated base. And the cationic part of base is called conjugated acid. So if we take any acid, then its anionic part is called its conjugated base. If we take any base, then its cationic part is called conjugated acid. उसका जो conjugated positive part होता है, that is called conjugated acid. Weaker the acid, stronger will be its conjugated base. Conjugated base. Weaker the acid, stronger will be its conjugated base. And weaker the base, stronger will be its conjugated acid. Stronger will be its conjugated acid. तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ. अगर अपन एक दो एग्जांपल ले लें. सर कॉपी करना. Yes, sir. Sir, wait. Yes, sir. तो अगर अपन एग्जांपल ले लें, decreasing order of basic strength of conjugated acids. तो
मान लो अपने पास ऐसे गिवन है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो इनका अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं आफ्टर एडिंग द प्रोटॉन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI। ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है इससे, ये स्ट्रॉन्गर होता है इससे। स्ट्रॉन्गर द एसिड, weaker will be its conjugated base. Strongest acid will have weakest conjugated base. तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसका रिवर्स ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ बता दूं। इनमें कॉन्जुगेटेड बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए ऑफ कॉन्जुगेटेड बेसिस। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रोटॉन ऐड करूंगा और प्रोटॉन ऐड करने के बाद मैं इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड होगा, फिर फिनॉल होगा, फिर वाटर होगा, फिर अल्कोहल आता है। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सो वीकेस्ट बेस। Weaker the acid, stronger the conjugated base. HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये तो मैंने ऑलमोस्ट कम से कम 7 to 8 टाइम्स मैंने आपको क्लास में बताया। मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया, GOC1 में भी बताया, तो कई बार बताया। सर हाइड्रोकार्बन में भी बताया था। कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द हाइड्राइड्स from top to bottom increases because of decrease in bond energy. तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने कई बार बताया है इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये भी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में बताया ऑर्डर। हाँ सर। जब आपको GOC2 पढ़ाया तो मुझे यस सर। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे पास कॉन्जुगेटेड बेसिस गिवन है। अगर मुझे एनाइन गिवन है और मुझे कॉन्जुगेटेड बेस बताना, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, तो मैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा। इसमें प्रोटॉन डाल देते हैं, इसमें प्रोटॉन डाल देते हैं, इसमें प्रोटॉन डाल देते हैं और इसमें प्रोटॉन डाल देते हैं और चेक करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। With the help of acidic strength, I'm able to tell the basic strength. और ये सारे एसिड्स मैंने आपको GOC2 में भी बताए और पहले भी बताए, और ये सारा पार्ट पहले पढ़ाया हुआ है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये पहले भी पढ़ाया हुआ, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। हाँ सर। Yes, बच्चे sir. पढ़ा, ये तो इसलिए कि कुछ नए बच्चे आए होंगे बेचारे, उनको नहीं पता होगा, तो फिर उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। Third, we can write that. और जब भी अपन इस किसी एसिड से
उसका कॉन्जुगेटेड बेस लिखेंगे जैसे H3PO4, इट्स कॉन्जुगेटेड बेसिस इज H2PO4 नेगेटिव, मतलब एक प्रोटॉन निकाल के ही आप कॉन्जुगेटेड बेस लिखोगे। H2PO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेटेड बेस अगर अपन से पूछेंगे तो अपन कहेंगे HPO4 2 नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस अगर पूछेंगे कि HPO4 2 नेगेटिव का कॉन्जुगेटेड बेस बताओ तो अपन ऐसे तो अपन फॉस्फेट आयन बताएंगे। मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन रिमूव करने से जो भी मतलब बनेगा अपने पास एनाइन, उसको अपन कॉन्जुगेटेड बेस बोलेंगे। अगर मेरे पास HS माइनस गिवन है तो इट्स कॉन्जुगेटेड बेस इज S-2। अगर मुझे FeOH होल थ्राइस गिवन है तो इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। वैसे ही सिर्फ OH, एक OH हटा के ही अपन कॉन्जुगेटेड एसिड बताएंगे। और अगर ये गिवन होता तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड में बताता FeOH 2 पॉजिटिव, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताता मैं, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताता Fe+3। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल से एसिड या बेस से एक प्रोटॉन हटाओगे तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस मिलेगा, और एक OH हटाओगे तो ही उसका कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है अपन से पूछेंगे बताओ ये किसका कॉन्जुगेटेड बेस है फॉस्फेटाइन, तो अपन ये लिखेंगे इसका कॉन्जुगेटेड बेस है ये फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का एसिड बताओ ये कॉन्जुगेटेड बेस किसका होगा, तो एक प्रोटॉन डाल के बताओ। सारे प्रोटॉन नहीं हटाएंगे क्योंकि इसके सारे प्रोटॉन हटा दो तो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, बस एक प्रोटॉन हटा के ही कॉन्जुगेटेड बेस बताना है। किसी भी हाइड्रोक्साइड का अगर अपन को कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है तो एक ही प्रोटॉन हटा के बताना पड़ेगा, एक OH हटा के बताना पड़ेगा। यस सर, डन। सर वेट। सर एक सेकंड। यस सर डन। Third, we'll write the Lewis acid basis. It is also called electron theory. Electron theory. Acids are those substance or molecule which accept electrons. Are electron deficient. And bases uska ulta are those substance which donate electron. So they are electron rich. वैसे तो अपन ने पहले लिखा हुआ है, लुईस एसिड की बात कर लेते हैं और लुईस बेस की बात कर लेते हैं। लुईस बेस की बात कर लेते
लुईस एसिड बेस चेक कर सकते हैं। तो एसिड्स में अपन लिखेंगे ऑल कैटायन आर लुईस एसिड्स बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, they can act as a Lewis acid. They are Lewis acid. All molecules in which central atom is electron deficient is electron deficient. BF3, ALX3, इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeCl2, PeH2। सर बोलो। सर आपने वो ऑल कैटायन में Cl नेगेटिव लिख दिया ना? Cl पॉजिटिव होगा। ओके All सर। cations. Cl, Br, I, NO2 positive. Any cations. Salt of P block and D block metals. Metals due to presence of empty d orbital. Due to the presence of empty d orbital, they all are Lewis acids. They behave as a Lewis acid. So like that we can write. They can act as a Lewis acids. Empty d orbital होगा तो they will accept the electrons in those empty d orbitals. तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। Lewis base में will write that all anions are Lewis bases. कोई भी एनाइन होगा वो लुईस बेस होगा। All molecules in which central atom has lone pair and its octet is complete. And its octet is complete. तो भी अपन बता सकते हैं they are all are Lewis bases. They are Lewis bases. They are Lewis bases. So all molecules in which the central atom has central atom has lone pair and its octet is complete, they will act as a Lewis base. अभी जैसे अपन को लिखा
Suppose we'll write that by NaOH is a base. But what about Na2CO3? अब ये सॉल्ट है तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, कैसे बताओगे? इसे पानी में डालकर ये जो तो आयन मतलब ये डोनेट करता था, OH minus. That's why it is a base. But Na2CO3 is a salt. It is basic salt. Because when dissolved in water, it gives strong base and weak acid. So अगर कोई salt अपन को strong base देगा और weak acid देगा तो वो basic salt है. अमोनियम क्लोराइड ये तो अपन बड़ा इजीली बता देंगे. सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो अपन इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, इट विल फॉर्म वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. Weak base and strong acid, so it is a base acidic salt. Like that we are able to predict कि आपका salt acidic होगा या basic होगा. वो अपन कैसे बताएंगे? On the basis of that will be on the basis of when we dissolve that salt in water, तो वो क्या बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. तो मान लेते हैं अपन अपने पास NaHCO3 की बने, तो इसको भी अपन पानी में डिसॉल्व करेंगे. पानी में डिसॉल्व करने से ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना रहा है. ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है. तो ये तो अपन को पता है कि ये बेसिक सॉल्ट है. लेकिन अगर अपन को चेक करना है कि एक सॉल्ट ये है और एक सॉल्ट ये है, तो अपन कहेंगे ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व करके 2 NaOH बनाता और एक H2CO3. दो NaOH बनाता और ये एक ही NaOH बनाता. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें डिफरेंट थ्योरीज की जरूरत पड़ती है. अब अगर मान लो अपने पास अमोनिया है, इट्स अ लुईस बेस, BF3 है, इट्स अ लुईस एसिड. तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये एसिड है और बेसिक है? तो पानी में तो डिसॉल्व करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो बेस होगा. ये पानी से OH ले लेगा तो एसिडिक होगा, अपन को पता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इट्स अ लुईस बेस, तो पानी से OH ले लेगा. लेकिन अगर BF3 को अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. ये लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर. ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो एसिड बेस होगा तो सॉल्ट भी बनाना पड़ेगा. सॉल्ट बनाएंगे ना, सॉल्ट बनाएंगे ना, इससे कोऑर्डिनेट बनता है. तो ये कोऑर्डिनेट बनाया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सॉल्ट बनेगा.
This is the salt which is found in the reaction. So this is electron donor, this is electron acceptor. Even पहले भी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा अपन ने ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये sp2, अब दोनों sp3, इसके अराउंड भी 4 बॉन्ड है और इसके अराउंड भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों sp3. These are acid-base theories. These are acid-base theories. फिर वो आपने NaHCO3 और Na2CO3 में वो क्या बताया था कि वो दो एक ही Na2CO3 दो NaOH देगा, लेकिन Na2CO3 दो NaOH देगा और NaHCO3 एक ही NaOH देगा. मतलब this will be strong base no doubt, but amount of base is less produced by this. तो ये weaker base होगा इससे. ओके सर. तो अपन इस टाइप से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं. Electrolytes are acid, base, and salt. Acid, base, salt, which conduct electricity in aqueous and molten state. Conduct electricity in molten or aqueous medium. Or aqueous medium. They are called electrolytes. So we can write that electrolyte जो अपन ने लिखा, they can be acid, they can be base, they can be salt. Acids can be strong acid and it can be weak acid. It can be weak acid. बेस भी स्ट्रांग हो सकते हैं और वीक हो सकते हैं. सॉल्ट भी स्ट्रांग हो सकते हैं एंड वीक हो सकते हैं. Strong acids which are completely dissociated. Completely dissociated. In what? They are called strong acids. तो strong acid तो अपन ने लिखा हुआ है, HClO4 को अपन strongest acid बोलते हैं, फिर HI, फिर HBr, फिर H2SO4, फिर HCl. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था. इसके अलावा बाकी सभी को अपन वीक बोलते हैं. वीक एसिड्स वो होते हैं which are incompletely dissociated. Incompletely dissociated. They're called weak acids. All carboxylic acids are weak. H2S, H2CO3, etc. I can write. But mostly we'll say that
हमको कैसे पता चलेगा कि वो वीक है ना? हमको कैसे पता चलेगा कि वो वीक है? तो विल राइट दैट कि क्वेश्चन में अपन को if we are given in the question Ka value less than 10 to the power of minus 3 less than or equal to 10 to the power minus 3, then acid is weak. Consider to be weak acid. और वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग के लिए दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड. In water, so they cannot establish the equilibrium. अपन ने पढ़ा भी है cesium hydroxide is the strongest base, rubidium, potassium, sodium. Barium is strong base, strontium is strong base. इनके अलावा बाकी जो भी होते हैं वो सब वीक होते हैं. ये अपन ने स्ट्रॉन्ग जैसे पढ़े हुए. है ना? और वो अपन बता सकते हैं. वीक में इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड है ना. वीक बेस जो होते हैं दे आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड. So they establish equilibrium. They establish equilibrium. तो अपन को गिवन होगा वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. फिर बाकी मोस्टली जो ऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक ही होते हैं. RNH3OH होता है, जैसे इसमें भी अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा. तो बाकी भी लिख सकते हैं अपन. एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, पैराडीनियम हाइड्रोक्साइड. इस टाइप से अपन लिख सकते हैं. दे आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड. है ना? या फिर अपन को Kb गिवन हो, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, देन इट इज वीक. जैसे अपन को Ka गिवन होता है 10 की पावर -3 या उससे कम, तो अपन कहते हैं वो वीक एसिड है. तो ये अगर Kb का वैल्यू 10 की पावर -3 या उससे कम है तो वो वीक होगा. Strong salt are those salt made of strong acid and strong base. Is called strong and are completely dissociated. मतलब any salt which is made up of these strong acid and strong base, तो फिर वो strong salt होगा. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ. Any salt which is made up of strong acid and strong base
that will be considered as a strong salt. वीक सॉल्ट, अपन कहेंगे वीक सॉल्ट वो होते हैं जो एटलीस्ट एक एसिड या एक बेस से तो बना, वीक बेस से तो बना था। सॉल्ट मेड ऑफ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है प्लस वीक बेस ले रखा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपने वीक एसिड ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपने दोनों ही वीक ले रखे, वीक बेस, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा ये, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्ट ये होते हैं, दीज आर न्यूट्रल सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा लेकिन न्यूट्रल नहीं होगा। तो अपन कहेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3CON, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। अमोनियम क्लोराइड में वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। Na2CO3, NaHCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। So all these can be called as a weak salt, can establish equilibrium. ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया अपन सबको है पीएच के बारे में। एसिड का पीएच लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, और सॉल्ट का पीएच डिपेंड करता है। अगर इधर पीएच लिखूंगा तो 7 होगा, इधर पीएच लिखूंगा तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। जैसे एसिडिक सॉल्ट है तो पीएचएस लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट है तो पीएचएस ग्रेटर देन 7, और न्यूट्रल सॉल्ट है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, सो इट विल नॉट बी 7 बट पीएच इज नियरली 7, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट 7। एग्जैक्ट 7 सिर्फ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का हो सकता है, irrespective of the concentrations. अगर कोई एसिडिक सॉल्ट है तो पीएचएस बिटवीन 0 to 7, बेसिक सॉल्ट है तो पीएचएस ग्रेटर देन 7, 7 to 14, और अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ही पीएच 7 होता है। Only for strong salt pH will be 7, otherwise for all the salts the pH will not be equal to 7.
फिर आपने वो कैन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम लिखा है ना सॉल्ट के लिए, वो वीक सॉल्ट के लिए लिखा है। हम्म ओके यस Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज these are the electrolytes, huh? They will conduct electricity in aqueous and molten state. अपन थोड़ा सा वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, water is a weak electrolyte. और प्योर वाटर होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता। Water is a weak electrolyte. Pure water doesn't conduct electricity, so it is a very weak electrolyte. At 25 degrees centigrade, it dissociates to very less extent. It dissociates to very less extent. It dissociates to very less extent. अगर वाटर का डिसोसिएशन लिखेंगे अपन तो इट इज लाइक दिस H2O dissociate to convert into H plus and OH negative. The product of ions is called ionic product of water. So Kw is called ionic product of water. And the Kw is 10 to the power minus 14 at 25 degrees centigrade. So the product of ions present in the water is called Kw. Therefore, I can write that Kw is equal to product of ions, ionic product of water. The concentration of ions present in water is called ionic product of water. If we write the Kc for water, Kc will be equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion divided by concentration of H2O. So I can write that Kc for water as Kw upon concentration of H2O. Concentration of H2O is Kw is 10 to the power minus 14. And concentration of water, that square bracket का मतलब होता है moles per liter. Moles per liter mean 1000 by 18. So it will be equal to, ये तो अपन ऊपर लेके जाते हैं और ये 17 हो जाएगा तो अपन 1.8 कर लेते हैं. 1.8 into 10 to the power minus 16 is Kc for water. That is called dissociation constant for water. Water का dissociation लिखेंगे. मैंने ये कैसे लिखा? Concentration of water ना. कॉन्सेंट्रेशन जब भी अपन बात करेंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलारिटी. मोलारिटी.
जब भी अपन से कोई कंसंट्रेशन की बात करेगा तो अपन हमेशा उसको मोलारिटी ही अज्यूम करेंगे, नॉट द नॉर्मेलिटी और मोलालिटी, क्योंकि वो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। मोलारिटी का डेफिनेशन अपन सबको पता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी, या इसको अपन मोलर भी कहते हैं। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अपन पर लीटर को अगर वॉल्यूम ऑफ ml में कन्वर्ट करें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इन वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूशन। तो मोलारिटी पर लिख सकते हैं, मोलारिटी को m से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml कर लेते हैं, इज द मोलारिटी। ये मोलारिटी होता है। जब भी अपन से कोई कहेगा कंसंट्रेशन वर्ड अगर बोलेगा तो अपन हमेशा उस कंसंट्रेशन टर्म वर्ड को मोलारिटी एज्यूम करेंगे, नॉट एनी अदर कंसंट्रेशन टर्म। टू चेंज concentration equate the number of moles। मोल्स क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज मोल्स। सो अपन क्या करेंगे, m1 v1 डिवाइड बाय 1000 इज नंबर ऑफ मोल्स। भाई अगर आप इस मोलारिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे तो मोल्स हो जाएंगे। तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, और आप इसमें लिख लो मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन या आफ्टर द एडिशन वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर, तो आप मोल्स को इक्वेट करेंगे। जब भी आपको कंसंट्रेशन चेंज करना है आप मोल्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से मोल्स कभी चेंज नहीं होते। 1000 को आप कैंसिल कर लो, तो यू विल गेट दैट m1 v1 is equal to m2 v2। अगर आपको पहले कंसंट्रेशन कुछ गिवन है, बाद में आपने वॉल्यूम चेंज किया, तो क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो m2 हो जाएगा। तो m2 विल बी द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ये तो मिली मोल्स हो जाएंगे। अगर आप 1000 को कैंसिल करोगे तो मैं मिली मोल्स भी बोल सकता हूँ। तो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मैंने यहां पर यही किया था। ये वाटर का कंसंट्रेशन लिखा, मतलब पर लीटर लेना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर in 1 liter is equal to 1000 ml। तो mass of water in 1 liter is equal to 1000 grams, since density of water is 1 gram per ml। तो अगर आपके पास mass of water आ गया तो moles कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो mass of water divided by molecular mass of water, that is moles। मैंने यहाँ पर moles सब्स्टिट्यूट कर लिए, दिस इज 1000 by 18, और 1 लीटर में वॉल्यूम कितना था 1000, तो ये कैंसिल हो गया था, तो मैंने वहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया वाटर का। तो अपन ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा वाटर। दिस इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, इसको अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। देयरफॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आप उसे केडी भी लिख सकते हैं या केसी भी लिख सकते हैं। केडी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और केसी फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁻⁶। पूछेंगे तो बताएंगे व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर।
Decision constant for what? Abhi, what we can do is, we know that at 25 degrees centigrade, Kw will be equal to 10 ki power minus 40. That is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH. अभी जब वाटर डिसोसिएट होगा तो जितने H प्लस आइन बनेंगे उतने ही सॉल्यूशन में OH माइनस आइन भी बनेंगे. भाई अगर एक भी वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया तो जितना H प्लस आइन बनेगा उतना ही OH माइनस आइन भी बनेगा. उतना ही अपन को OH नेगेटिव आएगा. तो अपन कहेंगे भाई Kw will be equal to 10 की पावर minus 14 and that will be equal to 10 into 10 H plus ion into OH negative ion. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, therefore I can write that concentration of H plus ion, दोनों का प्रोडक्ट है ना, अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -40, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ concentration of OH minus ion का square is 10 to the power of -40. So I can write that concentration of H plus ion will be equal to 10 की power -7, या फिर मैं लिख सकता हूँ concentration of OH minus ion is equal to 10 की power -7. On taking minus log on both sides, minus log on both sides, we get the concentration of H plus ion power. So we get the power of H plus ion or OH minus ion. तो अगर मैं माइनस लॉग लेता हूं तो माइनस लॉग ऑफ H plus ion is equal to minus log of OH minus ion, 10 की पावर -7. And minus log of OH minus ion will be equal to minus log of 10 की power -7. So minus log of H plus ion is called pH. That is equal to 7. Yeah, minus log of OH minus ion is called power of OH minus ion. That is 7. So we got that pH is equal to होता है minus log of H plus ion in the solution. जो भी H plus ion concentration होगा solution में, that is equal to pH. pH is equal to minus log of H plus ion in the solution. The power of H plus ion in the solution is called pH. The power of H plus ion or the power of OH negative ion in the solution is called pH or pH. सर मतलब minus log of any ion is power of that ion. Yes. Present. Okay sir.
हो गया? हाँ सर। तो अपन लिखेंगे therefore we can say that pH is equal to होता है minus log of H plus n present in the solution. Similarly, pOH will be equal to minus log of OH minus n present in the solution. Minus sign है तो we can write that minus sign के लिए इसको 1 upon H plus n. Therefore, I can say that pH is inversely proportional to the concentration of H plus n present in the solution. Similarly for pOH. In solution. जितना ज्यादा H plus n का concentration होगा solution में उतना कम pH होगा. मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे तो ज्यादा H plus n देंगे, ज्यादा H plus n देंगे तो pH भी कम होना चाहिए. बट इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन. वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए. अगर कंसंट्रेशन ऑफ H plus n ज्यादा है तो pH कम होगा. भाई pH is 7. We know that pH is 7. For acids that is less than 7. तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना कम pH होगा. मतलब 1 की तरफ होगा अगर स्ट्रॉन्गर एसिड से तो. बट इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन है. तो कंसंट्रेशन से बताएंगे भाई किसी भी सॉल्यूशन में H plus n कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे व्हाट विल बी द pH. These are the equation what we required for the calculation of pH. इन इक्वेशन से अपन pH और pOH सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर लेंगे. Now we can say that Kw is equal to होता है concentration of H plus n into concentration of OH negative. अगर इसमें भी माइनस लॉग ले लें तो so minus log of Kw is equal to minus log of H plus n plus minus log of OH minus n. मैंने दोनों तरफ माइनस लॉग लिखा है. तो माइनस लॉग ऑफ H plus n तो pH होता है और माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन तो POH होता है. एंड दिस विल बी इक्वल टू pKw. आप pKw को 14 लिख सकते हैं. therefore I can write that क्योंकि Kw का वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 होता है ना, तो आप लिख सकते हो pKw is equal to 10 की पावर माइनस 14. so 14 will be equal to pH plus POH. मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए H plus आइन और OH नेगेटिव आइन का वैल्यू the sum of the pH and POH for any solution will be equal to 14. मतलब pH स्केल जो होगा वो 14 के pH और POH will be equal to 14. अगर pH का वैल्यू कम है तो POH ज्यादा होगा. अदरवाइज फॉर वाटर ये भी 7 होता है. फॉर वाटर दिस इज आल्सो 7. वाटर के लिए तो दोनों 7 होता है. वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. जितना H plus आइन होता है उतना ही OH minus आइन होता है. So we have written from this, क्योंकि H plus आइन into OH negative आइन is equal to होता है 10 की पावर माइनस 14. इस तरफ दोनों तरफ माइनस लॉग लिया तो we got this. Similarly, we used to write that 14 will be equal to, that is अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kw is equal to Ka into Kb. Ka is for dissociation constant of acid, dissociation constant of base. मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट Kw. वो Kw के बराबर होगा और Kw अपन को पता है क्या होता है. Therefore I can write that. ये तो 10 की पावर माइनस 14 होता है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Pkw is equal to Pk plus Pkb. अपन ऐसे भी लिख सकते हैं because Kw is equal to K into Kb होता है. K into Kb होता है.
ठीक है। तो लेट अस चेक है। अब एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं पीएच स्केल को। व्हाट इज पीएच स्केल? pH scale at 25 degrees centigrade. Kw is equal to 10 to the power of minus 40. तो pH scale जो होता है, therefore pH scale will be between 0 to 40. 0 to 14 तक होता है। और मिड पॉइंट में न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो pH 0 to 7 के बीच में एसिडिक होगा और pH 7 to 14 के बीच में बेसिक होता है। इट इज pH स्केल। मतलब यहां पर अपन ने लिखा हुआ है pH अगर वाटर के लिए 7 है तो H प्लस साइन अगर बढ़ाओगे तो pH कम हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ H प्लस साइन बढ़ाओगे तो pH कम हो जाएगा। मतलब सभी एसिड्स के लिए pH लेस देन 7 होगा। और बेस के लिए भाई POH इज लेस देन 7। अगर OH कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो POH इज लेस देन 7। अगर ये लेस देन 7 होगा तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। तो बेसिस के लिए POH छोटा होता है, 7 से छोटा होता है, तो pH 7 से बड़ा होगा। एसिड्स के लिए pH 7 से छोटा होता है, POH 7 से बड़ा होगा। जनरली मोस्टली अपन pH की ही बात करते हैं बस। Similarly, we can write that at, मान लो इस टेम्परेचर को चेंज करते हैं at 60 डिग्री सेंटीग्रेड Kw is 10 की पावर माइनस 30। Therefore जो pH स्केल होगा ना, that will change। जो pH स्केल होगा वो चेंज हो जाएगा। The pH scale will be from 0 to 30। जो आपका pH scale होगा that will be between 0 to 30। और मिड पॉइंट देन इट कम्स एट 6.5। अगर pH लेस देन 6.5 है तो वो एसिड होगा और pH ग्रेटर देन 6.5 to 13 it will be base। So the neutral point is here at 6.5। At 90 degrees centigrade Kw again changes। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो Kw भी बढ़ता है, 10 की पावर माइनस 12 होगा। तो pH स्केल विल बी 0 to 12। और न्यूट्रल पॉइंट विल बी एट 6। अगर 6 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा और 6 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। That will be the pH। अब अपन कहेंगे ये सारा कैलकुलेशन कैसे किया। The change in Kw is calculated by Vent Hoff equation। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना अपन, Vent Hoff equation। उसके लिए अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अपन ने लिखा log of Kw upon Kw1 that is equal to delta H of dissociation of water divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। आप टेम्परेचर चेंज करो, मैं Kw चेंज कर दूंगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10 की पावर माइनस 14 है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपन को पता चल जाएगा। वो वेंट ऑफ इक्वेशन से कैलकुलेट करता है। ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं दे आर कैलकुलेटेड बाय द वेंट ऑफ इक्वेशन।
वैल्यूज में लिख रहा हूँ, दे आर कैलकुलेटेड बाय द वेंट ऑफ इक्वेशन. Now, if I say that at 25 degrees centigrade, we are given the Kw. चलो 90 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं. At 90 degree centigrade, the pH of solution is 6.5, yeah, 6.3. Then the solution is basic in nature. भाई अगर टेम्परेचर 30 डिग्री 90 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो पीएच स्केल भी अपना 0 to 12 के बीच में होगा और न्यूट्रल पॉइंट 6 पे. अगर पीएच का वैल्यू 6 से कम होगा तो एसिडिक होगा और अगर 6 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा. देन द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. At all temperatures, water will remain neutral. Pure water will remain neutral, or water will remain neutral. Because on changing temperature, concentration of H plus ion and OH negative ion remain equal. वो तो इक्वल ही रहता है ना. अब बता रहा हूं तो लर्न तो करना ही पड़ेगा. तुम लोगों के पास काम क्या है और स्कूल तो जाना नहीं है. जो भी बता रहा हूं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो बताते ही क्यों. लर्न तो करना ही पड़ेगा. सो वाटर के पीएच में कोई चेंज नहीं आता. पीएच स्केल चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से. वाटर तो न्यूट्रल ही रहेगा. वाटर तो 14 पे भी 25 डिग्री पे भी न्यूट्रल था, 60 पे भी न्यूट्रल है, 90 पे भी न्यूट्रल है. क्योंकि जितना H प्लस आयन डिसोसिएट होगा उतना OH भी होगा. सर ऐसे तो सभी कंपाउंड्स का जो मतलब किसी एक टेम्परेचर पे होगा वही होगा ना बाकी पे भी. क्योंकि उनका कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है आयंस का. नहीं, कंसंट्रेशन H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना. H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन. अगर कंसंट्रेशन सेम Yes, रहेगा तो पीएच क्यों चेंज होगा. सर लेकिन नेचर चेंज जो कि एसिडिक से बेसिक हो सकता है ना. वाटर नहीं, वाटर का नहीं, और किसी सब्सटेंस का हो सकता है ना. अब ये 6.3 था, 90 डिग्री था. 6 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, 6 से कम होगा तो एसिडिक होगा. 6.3 था तो अपन ने बताया कि भाई वो बेसिक होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया. वैसे इस चैप्टर में अपन को टेम्परेचर चेंज सिर्फ वाटर के लिए पूछेंगे, सॉल्यूशन में कभी टेम्परेचर चेंज नहीं पूछेंगे. इसलिए अपन हमेशा क्या करेंगे, टेम्परेचर मेंशन हो या ना हो, हम तो यही वैल्यू यूज करेंगे हमेशा, रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने से ये KW चेंज क्यों हो रहा है? लिखा तो इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना. ये तो बढ़ती नहीं है तो इसको बढ़ना ही पड़ेगा इससे.
सर एक डाउट है। और अब इसको भी बताया ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा ना, तो इसके नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे ना, आइंस का नंबर बढ़ेगा तो मतलब ये दोनों बढ़ेंगे ना, तो जो 10⁻⁻14 होगा, अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो 10⁻⁻14 को बढ़ना पड़ेगा ना। और अपन को तो यस अच्छे सर। से पता है कि भाई केसी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो बढ़ाया अपन ने केसी टेम्परेचर बढ़ाने से, 10⁻⁻14 से 10 की पर अलग कर दिया अपन ने। अब बोलो क्या डाउट है, और कोई था? सर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे HCl का अगर पीएच स्केल पे 1 है, तो फिर अगर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ना उसका नंबर। नहीं, HCl के लिए अपन को फिर KW चेक करना पड़ेगा, KW के हिसाब से बताएंगे अपन। ओके सर। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई कंपाउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे एसिड हो एंड 90 डिग्री सेल्सियस पे बेस बन जाए। नहीं, एसिड है तो एसिड ही रहेगा, बेस थोड़ी बन जाएगा। ओके इसका सर, मतलब वो डिसोसिएशन उसी होके हिसाब से। एडजस्ट हो जाएगा, मतलब उसके H ओके प्लस सर। एडजस्ट हो सकते हैं और OH एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो एसिड है तो एसिड ही रहेगा। पीएच स्केल में चेंज आ सकता है, लेकिन एसिड था तो एसिड ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक बात है, जैसे मान लो मुझे गिवन है in water we are given 10⁻⁻14 is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative.